नमस्ते सभी डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, प्रिंसिपल साहब, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, आप सबों को मेरा शंकर कुमार झा की ओर से बहुत बहुत अभिवादन। सर बीच में इंटरप्ट करेंगे सर। जी जी, ये टाइम जी खत्म होगा फिर दोबारा हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक इसलिए है, सभी लोग जो है फिर फौरन जुड़ जाएंगे। ठीक है सर। मैं बड़ा कम में विषय बड़ा बढ़िया से आ गया है, तो मैं बच्चों को जो चाहिए था मुझे लगता है वो बड़ा बढ़िया से पहुंचा दिया है अपने पैनलिस्ट ने। अब मैं सिर्फ छोटी छोटी कुछ व्यवहारिक बातें इनसे चर्चा करूंगा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं आप लोगों की अनुमति से। इस विषय को सबसे बड़ी बात है कि हमने कल प्रिंसिपल साहब से जो चर्चा की थी, हमने कहा बड़ा अच्छा लग रहा आप लोगों के बीच में आकर के, और हमने कहा कि मैं भी दरभंगा से हूँ और मुझे दरभंगा आप बुला रहे हैं, यह सुन करके बहुत अच्छा लगा। और एहि दुआरे अहाँ सबके बीच में आबि कऽ बड्ड नीक लागि रहल हन, मैथिली बाजू तऽ, और अहाँ सबके चूँकि अहाँ सब बजेलहुँ ये, एहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बात के हम आगू बढ़बै छी। देखियो, जो समझना है हमें वह यह समझना है कि आप जब जज बनते हैं तो क्या करना होता है, इस चीज को समझिए। अगर ये बेसिक बात समझ जाइएगा तो आपको ये बड़ा स्पष्टता होगा कि जज बनने के लिए चूंकि आपको ऐसा करना है तो तैयारी की भी रूपरेखा वैसी होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे समझेंगे? उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कौन सा उदाहरण लेंगे सबसे पहले? तो सबसे पहले जिस उदाहरण को मेरे ध्यान में आ रहा है वह उदाहरण है निर्भया केस का। क्यों लिया निर्भया केस का उदाहरण? निर्भया केस एक ऐसा केस था जो स्पष्ट रूप से उसमें सब कुछ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड था, सबको मालूम था कि घटना का क्रम क्या है, इसके साक्ष्य कैसे हैं। उसके बावजूद भी आपने गौर किया होगा किसी जज ने प्री जज नहीं किया चीजों को। प्री जज क्या होता है? प्री जज होता है कि जो अभियोजन पक्ष था, प्रोसिक्यूशन था, और जो डिफेंस था, एक्यूज्ड का एडवोकेट था, दोनों को बराबर मौका बार बार दिया गया। तो इससे क्या सीखते हैं हम? क्या सीखा हमने? हम जज बनने के लिए हमारा सोच बड़ा ही फैक्ट्स बेस्ड और लॉ बेस्ड होना चाहिए। हम चीजों को इंटरपोलेट नहीं कर सकते हैं। हम अपनी कॉन्साइंस को जो लॉ के जो टीनेट्स हैं उससे इतना ऊपर नहीं रख देंगे कि लॉ का टीनेट्स ही डिमोलिश हो जाएगा। थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। और इसीलिए जो प्रीवियस पैनलिस्ट थे उन्होंने बड़ा बढ़िया ढंग से आप लोगों को ध्यान में दिलाया कि आप तर्क क्या देते हैं। कानून में शब्दों का एक इंटरप्रिटेशन अलग से क्यों होता है? शब्द तो कुछ और, इंटरप्रिटेशन कुछ और, उससे अलग हो गया, पर्पसिव हो गया, हमें जो चाहिए था वहां तक पहुंच गए। यह महत्वपूर्ण होता है। तो जब प्रिपेयर अप कर रहे होते हैं जुडिशियरी के लिए तो इस चीज का ध्यान में रहे कि भाई मेरे सामने में लॉ का प्रीमाइस क्या। तो कहना यह है मेरा कि आप जब जज बनते हैं तो आपको क्या करना है, अगर ये ध्यान में रहेगा तो आप जब अपना चीजों को अप्रोच करेंगे आंसर्स के लिए तो आपको ज्यादा स्पष्टता रहेगी। और बहुत ज्यादा आप संशय लेकर के नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा आप, हम लोग ये कहते हैं ना, हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो 2-3 जो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट लेते हैं किसी जजमेंट के खिलाफ, वह क्या लेते हैं? वह यह लेते हैं कि जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया है वो सरमाइसेस और कंजक्चर्स पे किया है। मतलब कुछ ऐसी बातें लाके कह दी है जजमेंट को के आधार पे, जजमेंट को आधार बनाने के लिए, जो कभी था ही नहीं रिकॉर्ड पे। तो ये ध्यान रखना है। एक दूसरी बात इस बात से निकल के आती है पानी दो। दूसरी बात जो निकल के आती है वह यह बात आती है कि ऑर्डर कोई भी हो, जजमेंट कोई भी हो, इसको हम ऊपरी अदालतों में प्रायः चुनौती देते हैं। मतलब कौन देता है? जो पक्षकार को लगता है यह निर्णय मेरे खिलाफ हुआ है। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जजमेंट या आपने जो निर्णय लिया और आपने जो अप्रोच लिया ऊपर चैलेंज होगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट।
दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपने लॉ को समझा, फैक्ट्स को देखा और उसके बाद चीजों को उत्तरित किया, आंसर किया। इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिएगा तो आपको, जो हमने कहा कि जब आप कोर्ट रूम में, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा और आप फैक्ट्स और लॉ को समझ करके सही ढंग से उत्तर करेंगे। और इसीलिए एक और बात मुझे लगता है कि एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देता चलूं यहाँ पे। आजकल सुप्रीम कोर्ट केस को समझिए, जैसे लॉ क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एवोल्यूशन है, ये लगातार इवोल्यूट हो रहा है, अपने ढंग से लॉ उसका इंटरप्रिटेशन होता है। आज से अगर आप 50 वर्ष पुराना जजमेंट पढ़ें, ध्यान रखिए, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा तो बड़ा आसानी हो जाएगी, आप लोगों का संशय भी खत्म होगा बहुत हद तक। तो बड़ा ही वो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश होता था, एक बात को कहने के लिए वो, मैंने कभी कभी हम ऐसे जजमेंट्स को पढ़ने का अवसर मिलता है कि वो पूरे पेज में एक लाइन होता है। ठीक, यह है, ऐसा जजमेंट आपको मिलेगा। नया ट्रेंड क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट्स को देखिए आप, क्या है, इसको समझ लीजिए तो बड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं और हम उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ेगी, है ना। तो अब जब देखिएगा तो देखिएगा बिंदुशः चीजें स्पष्ट हैं, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपको भी क्या करना है, बदलाव के इस बदले हुए समय में सरल भाषा का प्रयोग करना है। आप जितना सरल भाषा, आप उलझिए मत, जार्गन्स मत उलझिए, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश और हिंदी मत उलझिए। सरलीकरण का एक दौर चल रहा है, लगातार सभी तरफ से सरल 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 भाषा का प्रयोग हो, जजमेंट्स में विद्वता की बात कम, निर्णय की बात, न्याय की बात ज्यादा हो, इस आज का यह समय का डिमांड है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है ना। एक और बात, लैंग्वेज, लैंग्वेज से मेरा यहां तात्पर्य क्या है, सरल भाषा तो हो गया। आप लोगों को सिर्फ एक चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा क्या लैंग्वेज, लैंग्वेज का यहां मतलब यह है कि जुडिशियरी के लिए आपकी भाषा क्या होनी चाहिए, मतलब क्या इंग्लिश में लिख करके, समझ लीजिए इसको, बड़ा सभी छात्रों को समझना है, बड़ा स्पष्टता के साथ समझना है। क्या हम अंग्रेजी में अपनी बातों को लिख करके, जो हमारा इवैल्यूएशन करने वाला है, एग्जामिनर है, उसको हम ज्यादा इंप्रेस कर पाएंगे, ऐसा है क्या? चूंकि मैं बिहार से हूं, ग्रेजुएशन हमने वहां से किया, उसके बाद लॉ करने में दिल्ली आया, तो आपको सिर्फ स्पष्टता के साथ कह दूं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके ध्यान में होगा कि मतलब आप चाहें तो हिंदी को अपनी भाषा जुडिशियरी के प्रिपरेशन के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है, ये म्यूट क्यों कर दिया उसने, अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी को आप अपना एक भाषा चुन सकते हैं जुडिशियरी के एग्जाम्स को देने के लिए और आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो मेरा अपना कहना यह होगा कि आप बेझिझक होकर के उस भाषा को चुनें। अभी लॉ एम्बिशन से पैनलिस्ट आपके पास थे, आपको बता दूं कि उनके यहां भी दोनों मोड में पब्लिकेशन होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और अगर आप लोग इस चीज का ध्यान रखे हों तो अभी भी हाल में खबर आई थी कि मुझे एग्जाम्स का ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन सेकेंड पोजीशन होल्डर व्यक्ति जो था वह हिंदी माध्यम का छात्र था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, विषय महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज महत्वपूर्ण नहीं है। इससे इतर एक और बात कहता चलूं आप लोगों को, क्या इससे इतर एक बात यह कहनी है कि जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है, वो हमने जज साहब के माध्यम से कहा, अन्यथा भी अभी नई शिक्षा नीति आ गई, अन्यथा भी क्या, तो अन्यथा भी आज के दिन में सामाजिक परिवेश कुछ ऐसा हो गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए नीति, रणनीति तैयार हो रही है। और समय दूर नहीं है
कि जो क्षेत्रीय भाषा में जिनकी पकड़ होगी उनको एक विशेष विद्वता वाला व्यक्ति के रूप में भी देखा जाएगा। तो अनुसूचित जो 8वीं अनुसूची है, जो अनुसूचित भाषाएं उसके अंदर वो 22 हैं। तो आपकी भाषाओं में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं में। ये थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोगों को। अब कुछ और बताएं आपको, लिखें कितना, है ना। इसको उन्होंने भी लिया, प्रीवियस पैनलिस्ट ने, कितना लिखें, क्या लिखें, समझ लीजिए। देखिए, जितना भी सीपीसी है या जो भी मुकदमा होता है उसका एक अपना सेट पैटर्न है। क्या है कि आप केस हिस्ट्री की चर्चा करने बैठे हैं, विवाद बिंदु पे चर्चा होनी है, विवाद बिंदु पर, विवाद बिंदु पर, समझ लें इसको बड़ा स्पष्टता के साथ। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। विवाद का बिंदु जब तय हो गया तो उसी पे गवाही होगी और उसी पे निर्णय होगा। तो क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न है, वह एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में विवाद बिंदु है। आपका उत्तर उसी पे होना चाहिए केंद्रित। ध्यान रहे, बड़ा स्पष्टता के साथ। तर्क, फैक्ट्स, लॉ का इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से, अपनी विद्वता के हिसाब से करते हैं। हमेशा उसमें दो पक्षकार होते हैं। आप इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की बजाय इस बात का ध्यान रखें, विवाद बिंदु पे हमें केंद्रित बने रहना है। एक और थोड़ी सी जानकारी इसमें देता चलो, बड़ा व्यवहारिक ज्ञान है। जब हम लोग कैंपस लॉ सेंटर में थे, 92-95 की चर्चा है, तो जो हमारे यहां टॉप करता था वो कभी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं देता था। टॉपर एक्स्ट्रा कॉपी नहीं लेता था। तो उससे बहुत बार चर्चा हुई हमारी। तो बड़ा कहता था, यार हमें तो पता ही नहीं चलता लोग 4 कॉपी कैसे ले लेते हैं। तो ध्यान रहे, आपको भी अगर टॉप करना है तो इन दोनों को समझिए, बिंदु पे अपने आप को केंद्रित कीजिए, प्रश्न बिंदु पे। ठीक है। एक और बात, जुडिशरी की तैयारी के लिए जो प्रोफेसर साहब और प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को यहाँ पे बुलाया है, बड़ा ही अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। दरभंगा सीएम लॉ कॉलेज में इस ढंग का एक नवाचार, इस ढंग का एक प्रोएक्टिव अप्रोच मैनेजमेंट की तरफ से निश्चित रूप से अपने आप में ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और समझ लीजिए कि मेरे लिए अंतिम बिंदु है, और वह बिंदु यह है कि ये तो सबके ध्यान में है कि आप सिर्फ लॉ ग्रेजुएट नहीं है। आप लॉ ग्रेजुएट जब हो जाते हैं तो आप देखेंगे, सबका अनुभव है कि समाज में लॉ ग्रेजुएट्स का बड़ी प्रतिष्ठा होती है ना। और जब कभी भी समाज विपरीत परिस्थिति में फंसा है या समाज को कोई नई दिशा देने की बात आई है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो शीर्ष पे बैठ करके किसी ने समाज को नेतृत्व किया है, तो सब बहुत सारे आपको लॉ ग्रेजुएट्स दिखेंगे, है ना। तो लॉ ग्रेजुएट होना ही अपने आप में गौरव की बात है, पहली बात। और आपको इस बात का गौरव होना चाहिए कि आने वाले समय में आपका ग्रेजुएशन इन लॉ पूरा होने वाला है। इसके कैरियर्स ऑप्शंस की चर्चा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, मोटा मोटा आपको शिक्षक लोग ज्यादा बता रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चूंकि विषय ऐसा लिया है कि इसमें थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, थोड़ा सा अनुमति मुझे लगता है मैनेजमेंट को होगी इस चीज को लेकर के। देखिए, लोअर जुडिशियरी है जिसकी तैयारी आप सबसे पहले कर सकते हैं। उसके बाद हायर जुडिशियरी, इसमें हम लोग कहते हैं डीजे, डीजे वगैरह, है ना। उसके बाद हाई कोर्ट जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जज बनता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी जज बनता है डायरेक्ट। फिर इतने सारे ट्राइब्यूनल हैं, कमीशंस हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं, वहां भी आदमी को जुडिशियल मेंबर बनने का अधिकार प्राप्त होता है, एलिजिबिलिटी मिलती है, चूंकि वो लॉ ग्रेजुएट्स हैं। फिर अभी आपके जहां पढ़ रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रिंसिपल,
लॉ प्रोफेसर, आप यहां भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा आजकल फील्ड है जुडिशियरी के बारे में, जो एक बात कही जाती है कि लॉ के अंदर में जुडिशियरी ही बहुत बार कहा जाता है कि इतना ज़्यादा एक्टिविज्म आ गया है कि वो देश को चला रहा है। पीछे दिल्ली में मेरा इसी विषय पे एक लेक्चर था कि जुडिशियल एक्टिविज्म कितना आज के समाज में जरूरत है। इस बात की चर्चा ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें लॉ रिपोर्टर्स की बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। जुडिशियरी की जो ताकत है वो यह है, वो किसी का लेजिस्लेचर क्या गलत किया वो देख लेगा, एग्जीक्यूटिव कितना गलत किया वो देख लेगा, लेकिन जुडिशियरी के अंदर में जो हायरार्की है वही जुडिशियरी के एक्ट्स और कंडक्ट्स को जज करता है। तो कितना सही है, कितना इसमें और बदलाव और अच्छा लाया जा सकता है वो अलग विषय है, लेकिन जुडिशियरी अपने आप में बड़ा ही मजबूत व्यवस्था है आज के भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में। फिर एक जो और बात है, अब लॉ ऑफिसर्स, आप लोगों को बता दूं कि विभिन्न प्राइवेट सेक्टर्स में लॉ ऑफिसर्स और पीएसयू में मैंडेटरी कर दिए गए हैं। उसके लिए नेटवर्थ का प्रोविजन, कितना नेटवर्थ है तो वहां पे लॉ ऑफिसर होंगे ही होंगे, चूंकि लीगल कंप्लायंसेस ठीक ढंग से। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जैसे जुडिशियरी हो गई, काशी जुडिशियल बॉडी हो गया, कमीशन हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया, इन सब के अंदर में पारालीगल स्टाफ चाहिए होता है। आप रीडर, आप अगर लोकल कोर्ट में जाते हो तो रीडर होता है, कोर्ट मास्टर होता है, अन्य स्टाफ होते हैं, वो सब लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं। और ऐसा बहुत सारा विकल्प उपलब्ध है। क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ठीक है, जुडिशियरी की तैयारी अभी जो आप कर रहे हैं पूरे जम के होनी चाहिए, और ऐसे तैयारी होनी चाहिए कि हमें यह जानकारी मिले आने वाले समय में विभिन्न माध्यमों से कि सीएम लॉ कॉलेज के इतने सारे बच्चों ने जुडिशियरी को क्रैक कर दिया। लेकिन जो इन बच्चों को लगता है कि जुडिशियरी से इतर उससे अलग और क्या कर सकते हैं, तो उनको ये सब जानकारी भी होनी चाहिए। और एडवोकेट्स तो खैर बन ही सकते हैं, जिसकी चर्चा हमने नहीं की इस लिस्ट में। तो अगर हम इसका अब सार कहें कि हमने इतनी बड़ी चर्चा से सार क्या देने का चेष्टा किया, सार यह है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। जुडिशियरी की तैयारी आप जम के करें, और आप तैयारी में इस चीज का ध्यान रखें कि एज इफ आप एक जज हैं, आप एक जज हैं, और जज होने के नाते प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। और इस चीज का जब ध्यान रखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप जब परीक्षा में जाएंगे तो उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे। बाकी जो टेक्निकलिटीज है उसकी चर्चा प्रीवियस पैनलिस्ट ने कर दिया है। मैं आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे। और अंत में सबों को नमस्कार, जय मिथिला, जय जानकी। हाँ, सबके बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। महत्वपूर्ण विषयों पे, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे सर ने प्रकाश डाला। निर्भया केस से बढ़ते हुए सर ने हमें बताया कि फैक्ट्स एंड लॉ को कैसे इवेल्युएट करना है, का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, कैसे हम लोग एग्जाम में लिखें। भाषा जो है वो कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप तैयारी कर सकते हैं। सामाजिक परिवेश में कैसे हमारा शिक्षा नीति बदल रहा है, सर ने उन पे भी प्रकाश डाला। विवाद बिंदु पे सर बहुत अच्छा बताएं हम लोगों को कि कैसे किस आंसर को कितना लिखें, तो विवाद बिंदु को ध्यान में रखते हुए और प्रश्न बिंदु को विवाद ध्यान रखते हुए साथ साथ सर ने हमें बताया कैरियर ऑप्शंस के बारे में, लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या रोल प्ले करते हैं समाज के निर्माण में। जो लॉ विशेषज्ञ है हर एक जगह वो नेतृत्व करता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे सर, बहुत जानकारी। नमस्ते, नमस्ते। बहुत ही हमारे लाभान्वित होंगे सर।